हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज अपन है एक और वीडियो लेके आ गए हैं जिसके अंदर सीआरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हैं उसके कुछ क्वेश्चनों को, सिलेक्टेड क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये फ्रेंड्स अपन जो है 8 नंबर का वीडियो लेके आए हैं जो कि सीआरपीएफ जो है इससे पहले सीआरपीएफ एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 7 वीडियोज़ हैं अपन पहले से अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने है प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर राइट हैंड साइड में आई बटन होगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं तो अपने एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिस यूट्यूब चैनल के अंदर जाके है आप 7 वीडियो पहले के देख लीजिए। उसके अंदर एग्जैक्ट सीआरपीएफ जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के जो अंदर पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ सिलेक्टेड है, यहाँ पे विद रेशनल डिस्कशन किए गए हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। ओके, तो ये 8 नंबर का वीडियो फ्रेंड्स, आपको जो है फर्स्ट लेके एंड तक जुड़े रहना है और देखना है कि एग्जाम जो है सीआरपीएफ का कैसा आता है। फ्रेंड्स, सबको पता है दिल्ली एम्स का एग्जाम कैसा आता है क्योंकि हर साल इसका एग्जाम होता है। सीआरपीएफ एग्जाम होता है ये सिलेक्टेड कभी कभार होता है 4-5 सालों के बाद में, तो है इसका किसी का एग्जाम पैटर्न पता नहीं होता, तो अपन है ये लेके आए हैं इसीलिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस वीडियो का फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्विंस यूनाइटेड इन द सिफेलिक रीजन इज ऑल्सो नोन एज। फ्रेंड्स, ट्विंस है, 2 बच्चे हैं, यानी ट्विंस 2 बच्चे हैं, यूनाइटेड यानी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, यूनाइटेड बोल सकते हैं, कनेक्टेड बोल सकते हैं, जुड़े हुए हैं सिफेलिक रीजन से। सिफेलिक रीजन यानी अपने हेड से बोल सकते हैं कि वो दोनों जुड़े हुए हैं, तो उस टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है क्रेनियोपेगस, ऑप्शन बी है थोरेकोपेगस, ऑप्शन सी है पायोपेगस, ऑप्शन डी है स्टोपेगस। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर की अगर बात करते हैं ना वो हो जाता है क्रेनियोपेगस। क्रेनियोपेगस इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्रेनियम बोन होती है अपनी जो कि हेड की होती है, वो पेगस होता है जुड़ना। तो क्रेनियम की बोन जुड़ रही है उसको बोलते हैं सिफेलिक रीजन को जुड़ना, यानी 2 बच्चे अगर पैदा हुए हैं साथ में तो उसका जो हेड वाला पोर्शन होता है सिफेलिक पोर्शन वो क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है दोनों का, और बॉडी पार्ट्स जो है अलग अलग डिवाइड होते हैं, जैसे यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ऐसा करके कुछ होता है। तो ओके, तो उसको बोलते हैं सिफेलिक रीजन से अगर जुड़े हुए हैं तो सिफेलो क्रेनियोपेगस उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बात करते हैं थोरेकोपेगस किसको बोलते हैं। थोरेकोपेगस क्या होता है फ्रेंड, इसके अंदर थोरेसिक जो रीजन होता है, थोरेसिक रीजन है जुड़ा रहता है दोनों बच्चों का। जैसे उसमें हेड रीजन था ऐसे उसके अंदर चेस्ट रीजन है, ये फ्यूज रहता है दोनों बच्चों का, जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं थोरेकोपेगस। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स पायोपेगस क्या होता है। पायोपेगस के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर क्या होता है, सैक्रम एरिया होता है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है। सैक्रम एरिया होता है बॉडी का, सैक्रम पार्ट होता है, वहाँ से है मोस्टली बच्चे हैं दोनों अटैच होते हैं, फ्यूज होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, उसको बोलते हैं पायोपेगस। ओके, चलिए बात कर लेते हैं स्टोपेगस क्या बोलते हैं। स्टोपेगस को होता है फ्रेंड्स वर्टिब्रल जो यूनाइटेड मिलता है, या अपन ऐसे बोलते हैं स्पाइनल जो रीजन होता है ये जुड़ा हुआ दोनों को है, बैक साइड इसकी दोनों की जुड़ी हुई मिलती है, उसको बोलते हैं स्टोपेगस। ओके फ्रेंड, तो इसका सिफेलिक रीजन अगर यूनाइटेड है तो उसको बोलते हैं क्रेनियोपेगस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइकल रेपनिंग। फ्रेंड्स, सर्वाइकल रेपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इसके लिए अपन कंफ्यूज कहाँ होते हैं। अगर इसके अंदर ऑक्सीटोसिन दे देते हैं तो अपन मोस्टली है ऑक्सीटोसिन पे क्लिक कर जाते हैं, तो अपना वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बार बार देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइकल रेपनिंग। सर्वाइकल रेपनिंग लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी है एंड्रोजन। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो वो जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है सर्वाइकल रेपनिंग के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स सर्वाइकल रेपनिंग कब होता है, सर्वाइकल रेपनिंग उसी टाइम होती है जब ड्यूरिंग लेबर स्टार्ट होता है, या लेबर की प्रोसेस जब स्टार्ट होने लगती है तब से सर्वाइकल रेपनिंग स्टार्ट होती है। तो उस टाइम में है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन है बढ़ा हुआ रहता है। और जब बर्थ होने की कंडीशन आती है, डिलीवरी होने का टाइम आता है, तो क्या करता है प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल बिल्कुल से कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल है ये बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है सर्वाइकल रेपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल वैसे ही बढ़ा रहा हो और एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ा तो डिलीवरी नहीं होगी। नॉर्मली जो है ये प्रोजेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल मान के चलो इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी गेस्टेशनल पीरियड के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तो वहाँ अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ प्रोजेस्टेरोन
का लेवल कम हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल है डिलीवरी के टाइम में बढ़ता है, तो सर्वाइकल रेपनिंग के लिए है एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन क्या चीज़ है। प्रोजेस्टेरोन फ्रेंड्स ये भी एक स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोल दिया जाता है, जिसको जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है ऑल ओवर गेस्टेशनल पीरियड। ओके, अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, टेस्टिस है, प्रोस्टेट है, ये जो मेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, इनको जो है ये प्रोडक्शन डेवलपमेंट करवाता है इनका। ओके, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड्रोजन होता है, ये भी फ्रेंड्स क्या होता है, ये सेक्स हार्मोन बोलते हैं एंड्रोजन को, जो कि सेक्स हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है सर्वाइकल रेपनिंग के लिए, तो एस्ट्रोजन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया जा चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ऑक्सीटोसिन दे देते हैं ना, तो 101% अपन यही ऑक्सीटोसिन ही करके आएंगे कि सर्वाइकल रेपनिंग के लिए, डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो अपने ऑक्सीटोसिन ही मोस्टली देते हैं, तो ऑक्सीटोसिन वहाँ पे राइट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल से नहीं करना है अपने को, एस्ट्रोजन ये राइट आंसर। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, if a patient come into the hospital with chronic kidney disease, in patient which type of electrolyte imbalance are seen। फ्रेंड्स ये chronic kidney failure का या kidney disease का क्लाइंट अपने हॉस्पिटल के अंदर आया है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके अंदर मोस्टली इम्बेलेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स पहली बात तो ये कि क्रोनिक टाइम से है, यानी मोर देन 6 मंथ है इसके अंदर ये है डिजीज या कोई भी डिसऑर्डर इसके अंदर प्रेजेंट है किडनी से रिलेटेड, तो कौन से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को अफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स अपन ऑप्शन की बात कर लेते हैं, पहले अपन इसका रेशनल बाद में देखेंगे। ऑप्शन ए है हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन बी है हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी है हाइपरकैलीमिया और ऑप्शन डी है हाइपोकैल्सीमिया। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर राइट आंसर की मैं बात करता हूँ, वो जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हाइपोकैल्सीमिया। कैसे फ्रेंड्स, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स किडनी होती है ये रिस्पॉन्सिबल है जो है 125 टाइप्स का जो हाइड्रोकोर्टिक जो हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करवाती है। अगर किडनी क्रोनिक टाइम से अफेक्टेड है, डिजीज है इसके अंदर, तो ये प्रॉपर है 125 का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, और विटामिन डी है इसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और इसका सिंथेसिस भी प्रॉपर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पाता, इसलिए है कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाता है। एक तो रीजन रहता है ये, एक रहता है फ्रेंड्स किडनी क्रोनिक टाइम से अफेक्टेड है, डिजीज है क्रोनिक इसके, तो ये क्या करता है, फॉस्फेट होता है इसका लेवल है बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। अगर फॉस्फेट का लेवल बॉडी के अंदर बंधा हुआ है, तो फॉस्फेट और आप कैल्शियम है, आपको दोनों को पता होगा फॉस्फेट और कैल्शियम होता है ये एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। कैल्शियम बढ़ रहा है तो फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट बढ़ रहा है तो कैल्शियम कम होगा, अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तो फॉस्फेट कम होगा। ये फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों अपोजिट काम करते हैं। अगर क्रोनिक किडनी फेलियर की कंडीशन है तो फॉस्फेट एक वेस्ट के रूप में बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, लेवल इसका बढ़ जाता है, और कैल्शियम का ये बढ़ता है तो इसके कंपेरिजन में कैल्शियम का लेवल वैसे कम हो जाता है। ये तो रीजन रहता है सेकंड नंबर का। फर्स्ट ये रहता है कि 125 जो प्रोडक्शन होता है किडनी के अंदर वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, क्योंकि किडनी है पहले से डिजीज हो चुका है, इसके अंदर अफेक्टेड है, ये प्रॉपर्ली अपना जनरल जो फंक्शन करने चाहिए वो नहीं कर पाती है प्रॉपर्ली, और विटामिन डी का सिंथेसिस, प्रोडक्शन और जो मेंटेनेंस है इसका नहीं कर पाती। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें थी वो तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हाइपोकैल्सीमिया इसके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कलर आर प्रेजेंट इन साकेट टेप टेस्ट एक्सेप्ट वन। फ्रेंड्स ये साकेट टेप टेस्ट नाम आपने बार बार सुना होगा कि साकेट टेप टेस्ट है क्या। इसके अंदर ऑल कलर यूज में लिए जाते हैं, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर कलर यूज में लिए जाते हैं, एक्सेप्ट वन। यहाँ पे एक्सेप्ट दे रखा है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पे साकेट टेप टेस्ट की बात कर लेते हैं पहले। तो ये फ्रेंड्स यूज में लेते हैं MUAC, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मेजर करने के लिए इस टेप का यूज में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस टेप के अंदर कलर्स होते हैं जो कलर इंडिकेट करते हैं कि बच्चा नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन के अंदर है, या फिर सीवियर कंडीशन के अंदर है। ऐसे कुछ कलर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, एक मार्क के रूप में उस पर लगे होते हैं साकेट टेप टेस्ट के अंदर, जो कि मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन से उसके अंदर कलर होते हैं एक को छोड़ के आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है येलो और ऑप्शन डी है पिंक।
तो फ्रेंड्स आपने ऐसा करके कुछ टेप देखा होगा कभी कि ऐसा करके कुछ टेप होता है, उसके अंदर यहाँ कलर अलग होता है, यहाँ कलर अलग होता है, यहाँ मार्किंग भी लगी होती है, यहाँ पे होल होता है जिसके अंदर से ऐसे है अपन डाल के ऐसे मेजर करते हैं, तो वो उसके अंदर है कौन सा कलर नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं बिना टाइम खराब करे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पिंक कलर उसके अंदर बिल्कुल से नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट दे रखा है, ध्यान रखना। तो पिंक कलर इसके अंदर नहीं होता। ग्रीन कलर होता है, रेड होता है, येलो होता है, तीन ही कलर होते हैं मोस्टली सागर टेप टेस्ट के अंदर। ये इंडिकेट क्या करते हैं, अगर फ्रेंड्स मान के चलो अपन ने ऐसे सराउंडिंग मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर किया और जो लाइनिंग है ये आई ग्रीन के ऊपर, यहाँ ग्रीन के ऊपर आई, मैं आपको 4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। तो ग्रीन के ऊपर आ रही है तो यानी नॉर्मल कंडीशन है, बेबी है जो नॉर्मल है, ग्रीन के अगर अंदर आ रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ग्रीन के अंदर आता है ना तो ये रीडिंग आती है मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, मोर देन 30.5 सेंटीमीटर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, अपन जनरली पढ़ते हैं पीडिया के अंदर। ओके, अगर रेड के अंदर आ रहा है टेप, वही टेप ऐसे मेजर किया सराउंडिंग मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस के अंदर, अगर रेड के अंदर है तो वो जाता है फ्रेंड्स, उसको जो इंडिकेट करता है वो करता है वेस्टेड, यानी भाई खराब कंडीशन है बच्चे की, बच्चे का है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, या माल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा अफेक्ट है बच्चे के ऊपर। तो ये है, इसकी रेंज कितनी होती है, ये होती है लेस देन 12.5, लेस देन 12.5 रीडिंग होती है, वो होती है रेड के अंदर लेस देन 12.5, और ग्रीन के अंदर होती है मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं येलो के अंदर क्या होता है। येलो होती है फ्रेंड्स बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन यानी बॉर्डर लाइन के ऊपर है, नॉर्मल है, नहीं तो ज़्यादा अच्छा है गुड के अंदर है, नहीं कोई बैड के अंदर है, ये नॉर्मल है, कहीं भी जा सकता है ये, अगर अपन प्रॉपर है इसका ध्यान नहीं रखते तो इसकी रेंज हो जाती है येलो की, वो जाती है 12.5 टू 13.5। तो ये तो नॉर्मल होगी 12.5 टू 13.5। अगर 12.5 से कम हो रही है तो ग्रीन के अंदर, अगर 13.5 से ज़्यादा हो रही है तो ये ग्रीन के अंदर अगर जा रहा है तो 13.5 से ज़्यादा होगा, और ये रेड के अंदर जा रहा है तो 12.5 से कम हो जाएगा, और येलो है ये नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। ओके, तो फ्रेंड्स बॉर्डर लाइन के अंदर आता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी पिंक। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अर्लीस्ट साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा। रीनल कार्सिनोमा, किडनी से फिर आ गया कार्सिनोमा, रीनल कार्सिनोमा का अर्ली साइन क्या होता है। ऑप्शन ए है फ्लैंक पेन, ऑप्शन बी है पायोयूरिया, ऑप्शन सी है हेमेचूरिया, और ऑप्शन डी है प्रोटीन यूरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सुना होगा कि किडनी से रिलेटेड जो है, किडनी मान के चलो अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो ऐसी कार्सिनोमा है, ये कंडीशन होती है। इसके अंदर अर्ली साइन की अगर बात करते हैं तो हेमेचूरिया रहता है। हर बार कोई भी क्वेश्चन आए उसके अंदर आपको हेमेचूरिया ही करना है अर्ली साइन के अंदर, तो यहाँ हेमेचूरिया राइट आंसर जाता है। फ्लैंक पेन जाता है फ्रेंड्स, ये इसके बाद की चीज है। पायोयूरिया भी होता है, पस भी पड़ सकता है। पायोयूरिया होता है फ्रेंड्स पस इन यूरिन, पस आता है यूरिन के साथ में पस आ रहा है उसको पायोयूरिया बोलते हैं। प्रोटीन यूरिया उसको बोलते हैं, प्रोटीन होती है, प्रोटीन की मात्रा है यूरिन के अंदर आनी शुरू हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। फ्लैंक पेन होता है फ्रेंड्स लेटरल साइड से है, लेटरल बैक साइड से पेन होता है, जहाँ किडनी सिचुएटेड होती है उस रीजन में पेन होता है, उसको फ्लैंक बॉडी पेन बोलते हैं। फ्लैंक एरिया के अंदर, फ्लैंक एरिया के अंदर पेन होता है। तो अर्ली साइन की बात किया तो हेमेचूरिया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो कि अर्ली साइन रहता है रीनल कार्सिनोमा के अंदर। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नॉर्टन स्केल आर यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ। नॉर्टन स्केल है किसके असेसमेंट के लिए मोस्टली यूज में लिया जाता है। ऑप्शन ए है एन्यूरिसिस, ऑप्शन बी है प्रेशर अल्सर, ऑप्शन सी है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और ऑप्शन डी है टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर बात करता हूँ नॉर्टन स्केल की, नॉर्टन स्केल यूज में लेते हैं प्रेशर अल्सर को मेजर करने के लिए। प्रेशर अल्सर, डेकुबाइटिस अल्सर भी बोलते हैं जिसको, इसको मेजर करने के लिए नॉर्टन स्केल यूज में लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं नॉर्टन स्केल यूज में लेते हैं प्रेशर अल्सर के लिए, अच्छी बात है, पर नॉर्टन स्केल होता क्या है। नॉर्टन स्केल होता है ये फ्रेंड रिस्क को इंडिकेट करता है कि आपको प्रेशर अल्सर है, होंगे या नहीं होंगे, उसकी रिस्क को ये बताता है, फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्टन स्केल के अंदर और क्या होता है ये बात कर लेते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स 5 स्कोर होता है, 5 स्कोर दिए जाते हैं, जिसके अंदर आप ध्यान से सुनना। एक होता है फिजिकल कंडीशन, एक होता है मेंटल कंडीशन, एक होता है एक्टिविटी, एक होता है मोबिलिटी, और एक होता है कंटिनेंसी।
तो फ्रेंड्स ये 5 टाइप्स के जो हैं प्रोटोकॉल्स मान सकते हैं, 5 वे होता है जिसके अंदर है अपन नॉर्टन स्केल की है रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। तो ओके, तो इसके अंदर जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 5 से 20 रेंज रहती है। कैसे रहती है, मैंने आपको 5 चीजें मेजर करने को बताया था। तो इस 5 चीजों का है कम से कम स्कोर होता है, एक होता है मैक्सिमम होता है 4, 1 4 1 4 1 4 हो गया। तो 5 अगर स्केल बताया तो मैक्सिमम 5 चौके 20 हो गया, और मिनिमम 1 होता है तो 1 यानी 1 1 1 1 5 बार हो गया 5। ओके, तो फ्रेंड्स इसका इंडिकेट क्या करता है, अगर इसकी रेंज जितनी फ्रेंड्स रेंज डिक्रीज होती है रिस्क उतनी ज़्यादा बढ़ती है। मान के चलो 5 प्रोटोकॉल्स अपने मेजर किए और इसके 5 ही नंबरिंग आ रही है, तो वो इंडिकेट करता है कि सीवियर डिक्यूबाइटिस अल्सर होने के चांसेस है, आपको कोई बचने के चांसेस नहीं है। ओके, और 20 रेंज है इसकी तो 18 आ रहे हैं, तो मान के चलो आपका अच्छा है, डिक्यूबाइटिस अल्सर बिल्कुल से नहीं होने के चांसेस रहते हैं। ये है कुछ कंडीशनें ऐसे इंडिकेट करती है। तो नॉर्टन स्केल है प्रेशर अल्सर को मेजर करने के लिए मोस्टली यूज में लेते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, इसके अंदर 5 चीजें कौन कौन सी यूज में मोस्टली ली जाती है, जिसके अंदर लेते हैं फ्रेंड्स फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, और लेते हैं एक और कंटिजेंसी। ये फ्रेंड्स पांचों यूज में लेते हैं, जिसका मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 स्कोर रहता है पांचों का। ओके, तो ये मिनिमम स्कोर टोटल होता है 5 और मैक्सिमम स्कोर टोटल होता है 20 20 होता है इसका स्कोर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं कि प्रेशर अल्सर के लिए और भी स्केल्स है, ये यूज में लेते हैं फ्रेंड्स, अपने बहुत बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं। तो आपको बता देते हैं, एक वाटरलो स्केल होता है, वाटरलो स्केल होता है, वो भी इसके अंदर यूज में लेते हैं। एक होता है ब्रेडन स्केल, ब्रेडन स्केल तो आपने सुना ही होगा, ब्रेडन स्केल बहुत बार आ चुका है। तो ब्रेडन स्केल है प्रेशर अल्सर के फाइंड आउट के लिए लेते हैं। वाटर स्केल है, वाटरलो स्केल है, ये भी प्रेशर अल्सर के लिए लेते हैं। नॉर्टन स्केल है, ये भी प्रेशर अल्सर के लिए मोस्टली यूज में लिया जाता है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को फाइंड आउट करने के लिए, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के लिए साकेर टेप यूज में ले सकते हैं। बेंगले आता है, बेंगले टेस्ट वो यूज में ले सकते हैं। एक कड़ा आता है, एक रिंग आती है, उसको अपन है आर्म के अंदर सेट करके देखते हैं। तो ये बहुत सारी कंडीशन है, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, बर्न वाले पेशेंट के अंदर है, मोस्टली यूज में लिया जाता है कि बर्न इतना % एरिया उसका हुआ है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। फ्रेंड्स सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मोस्ट कॉमनली कॉज क्या होता है? ऑप्शन ए डैमेज 8th क्रेनियल नर्व, ऑप्शन बी है वेस्टिबुलर कॉक्लियर डैमेज, और ऑप्शन सी है फ्रीजिंग ऑफ ईयर ऑसिकल्स, और ऑप्शन डी है ए और बी। तो फ्रेंड्स सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है, सेंसरी सेंस ही नहीं आ रहा उसको, वो सेंसरी फ्रेंड्स एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटार। सेंसरी तो क्या होता है, जो कि सेंस बाहर से वॉइस आ रही है वो होता है। मोटार क्या होता है, मोटार होता है जो ब्रेन से है, अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये आवाज किसकी है। तो बाहर से जो वॉइस आ रही है वो ही प्रॉपरली बॉडी के पास ब्रेन के पास जा ही नहीं रही, ब्रेन के पास पहुंच जाती है वापिस नहीं आती, तो वो मोटार के अंदर आता है। अगर ब्रेन के पास ही नहीं पहुंचती तो वो सेंसरी के अंदर आता है। तो यहाँ राइट आंसर की बात करूंगा तो वो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी डी इज राइट आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है, उसी को बोलते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर, क्योंकि 8वीं क्रेनियल नर्व होती है उसको वेस्टिबुलर कॉक्लियर उसका नाम होता है। वो डैमेज हो या फिर ऐसे बोल दो 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है, तो ये दोनों है एक ही चीज है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए 8th क्रेनियल नर्व है डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपने ईयर तक तो वॉइस आती है, ईयर से ब्रेन के तरफ फाइंड आउट करने के लिए इंपल्सेस है, वो वॉइस की नहीं जा पाती, कि ब्रेन है अपन को फाइंड आउट करता है कि ये वॉइस किसकी है, उसको डिटेक्ट करता है, वो इस प्रोसेस के अंदर नहीं होता, क्योंकि उसकी जो मेन नर्व है वो डैमेज हो चुकी है। फ्रीजिंग ऑफ ऑसिकल्स होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, जो ऑसिकल्स होती है, मिस नाम से अपन याद रखते हैं, मेलियस इनकस और स्टेपिस जो बोन होती है 3, वो क्या होती है, ओसिकल फ्रीजिंग हो जाती है, यानी जम जाती है, यानी एक दूसरे को फ्यूज हो जाती है, जकड़ जाती है, हिलती नहीं है। नहीं तो तीनों के अंदर मूवमेंट होते रहते हैं नॉर्मली, नॉर्मल प्रोसेस के अंदर। अगर फ्रीजिंग हो गई है तो वो है वाइब्रेट ही नहीं होगा, तो है इंटरनल ईयर है उसके अंदर वाइब्रेशन जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि 8th क्रेनियल नर्व है उसी को बोलते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ये दोनों सेम है। बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स टेट्रासाइक्लिन्स क्लास एक्सेप्ट 1। फ्रेंड्स सब ड्रग्स है टेट्रासाइक्लिन्स, ध्यान रखना टाइप्स की जो क्लास है उसकी है एक को छोड़ के, तो सब ड्रग्स है टेट्रासाइक्लिन्स क्लास की है, एक को छोड़ के कौन सी है? ऑप्शन ए है माइनोसाइक्लिन, ऑप्शन बी है
डेमेक्लोसाइक्लिन और ऑप्शन सी है ऑक्सीट्रासाइक्लिन और ऑप्शन डी है लेमिविडिन। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की मैं बात करूंगा तो वो जाएगा लेमिविडिन। लेमिविडिन क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है एंटीवायरल टाइप्स की ड्रग्स होती है। ओके, तो एंटीवायरल टाइप्स की जो ड्रग्स होती है वो होती है लेमिविडिन। ये है माइनोसाइक्लिन है, डेमिक्लोसाइक्लिन है, ऑक्सीट्रासाइक्लिन है, ये होती है फ्रेंड टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग्स होती है। लेमिविडिन जो ड्रग्स होती है एंटी रेट्रोवायरल टाइप्स की ड्रग्स होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती है ये। ओके, और ये तीनों है एक ही क्लास की है, टेट्रासाइक्लिन्स क्लास की। ओके, माइनोसाइक्लिन्स, डिमेक्लोसाइक्लिन्स और ऑक्सीट्रासाइक्लिन्स। तो यहाँ राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की। Which types of insulin are given to diabetic ketoacidosis client? फ्रेंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा है उसके अंदर कौन से टाइप्स का इंसुलिन देते हैं? ऑप्शन ए है एनपीएच इंसुलिन, ऑप्शन बी है आइसोफेन्स इंसुलिन और ऑप्शन सी है ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की मैं बात करता हूँ तो वो जाता है ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन जो होता है मोस्टली ये दिया जाता है इसके अंदर किसके कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा है तो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन होता है, ये मोस्टली है प्रेफर किया जाता है। अब बात करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कीटोन बॉडीज है, बहुत ज़्यादा बॉडी है। डायबिटिक का नाम आ गया तो मतलब इंसुलिन की बॉडी के अंदर कमी है। एक बात तो ये आप ध्यान रखो, डायबिटिक का मतलब बॉडी आपको शुरुआत से समझाते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को आपको फाइंड आउट करना है ना, तो डायबिटीज का तो मतलब हो गया कि डायबिटीज से आप अलग कर लो कि इसके अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है। ओके, कीटोएसिडोसिस के मतलब ये हो गया कि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन होगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। अगर मान के चलो इंसुलिन है ही नहीं, ग्लूकोज प्रॉपर है, ग्लूकोज की कमी नहीं है बॉडी के अंदर, अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कौन करेगा, मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? वो नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट फैट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पे कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यानी इसके अंदर इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं होने की वजह से अपने है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा और वहां की जो फैट है वो टूटनी शुरू हो जाती है और कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होती है जो कि एसिडिक नेचर की होती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन अगर अपन देते हैं तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, क्योंकि डायबिटीज यहाँ बता रखा है कि ग्लूकोज उसके अंदर है पर इंसुलिन नहीं है, तो उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करना, मेटाबॉलिज्म करवाना ये इंसुलिन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर कम हो जाता है। क्योंकि बॉडी को है उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होने की वजह से उस ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो डिपॉजिट फैट होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, तो उसको ट्रीट करने के लिए ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन का मोस्टली यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। ये फ्रेंड्स आपको दे रखा है एनपीएच इंसुलिन। एनपीएच इंसुलिन होता है, ये होता क्या है अब बताते हैं। एनपीएच इंसुलिन तो एन का मतलब होता है फ्रेंड्स न्यूट्रल, पी का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रोटामाइन और एच का मतलब होता है फ्रेंड्स हाइड्रोन। ये होता है फ्रेंड्स, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हाइड्रोन। फ्रेंड्स इसका आपको फुल फॉर्म नहीं आएगी, कहीं भी कोई नहीं पूछेगा, बट फ्रेंड्स आपको है इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये करता क्या है, ये लेने के बाद में एनपीएच अगर ले लिया है न्यूट्रल प्रोटामाइन हाइड्रोन, तो ये लेने के बाद में 1 से 2 घंटे के अंदर है ये अपना काम करना शुरू कर देता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर की बात की थी वो होता था ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, तो एनपीएच एक और है फ्रेंड्स, एनपीएच है आइसोफेनिक भी बोलते हैं इसको, आइसोफेनिक इंसुलिन भी बोलते हैं, आइसोफेनिक इंसुलिन। और ये किस टाइप्स का है फ्रेंड्स, ये है इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है टाइप्स का ये इंसुलिन होता है। और आइसोफेरिन होता है ये लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग टाइप्स का भी आइसोफेन जो इंसुलिन होता है ये भी इसी टाइप्स का होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए मोस्टली ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की। 1 पिंट इज इक्वल टू, 1 पिंट होता है किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ अगर 1 पिंट इज इक्वल टू की बात करें, ऑप्शन ए है 5000 ml, ऑप्शन बी है 750 ml, ऑप्शन सी है 500 ml और ऑप्शन डी है 100 ml।
तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर की बात करता हूँ तो 1 पिंट इक्वल टू होता है 500 ml के अंदर, 500 ग्राम के बराबर होता है फ्रेंड्स 1 पिंट। ओके, तो यहाँ राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए रख दिया है। आप डेली की तरह कमेंट करते हो तो कमेंट करना ही है, ABCD तो आपको पता है, वैसे ही लिखना ही नहीं है अपने को, क्योंकि अपना तो डेली का काम है। तो अपने को पता है कि ABCD ना लिखिए, अपने को डायरेक्ट ये लिखना है। अब आपको क्वेश्चन बता देते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए क्या रखा है। अच्छा क्वेश्चन रखा है, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है प्रिवेंशन के अंदर। इन विच टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन केस फाइंडिंग प्रोसेस आर कंप्लीटेड। फ्रेंड्स कौन से टाइप्स का प्रिवेंशन है जिसके अंदर केस को फाइंडिंग किया जाता है, केस फाइंडिंग प्रोसेस, जिसके अंदर केस को फाइंड करने की प्रोसेस होती है, कौन से टाइप के प्रिवेंशन के अंदर होती है। ओके, तो ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी है टर्सरी प्रिवेंशन, और ऑप्शन सी है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, और ऑप्शन डी है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो फ्रेंड्स आपको है इसका आंसर कमेंट के अंदर दे देना है, और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बता देना है। ये फ्रेंड्स जो आपके जो क्वेश्चन लेके आए हैं CRPF का एग्जाम पैटर्न है, तो आपको है जब तक आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी रहेगी और आप ऐसे इंटरेस्ट दिखाते रहेंगे, ऐसे रिस्पांस देते रहेंगे, ऐसे एक्टिवेट रहेंगे, तो अपन है ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे CRPF के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का। ओके, तो इससे पहले अपने मैथ रीजनिंग की GK की भी कुछ क्लासें लगा दी है, उसके भी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अपना आपने आगे नहीं देखे हैं तो SP चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप वीडियो देख सकते हो। इससे पहले अपन 7 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं CRPF के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। ओके, और विथ रेशनल है, एक्सप्लेन किए हुए हैं। फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे, फ्रेंड्स अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको है जॉब से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वीडियोज़ के अंदर, तो फ्रेंड्स अगर आप है वीडियोस देखने से पहले मेरे को कमेंट करते हो तो ये फ्रेंड्स अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जितना हो सके उसके अंदर डिटेल्स में बता देता हूँ। अगर आपको है उसके अंदर कोई क्वेरी लग रही है, यानी मैं उस वहाँ पे बताना भूल गया हूँ, वो आप मेरे को कमेंट के अंदर पूछो तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स आप जो है वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से बता दिया है, उसके बाद भी पता नहीं वीडियो बिना देखे कमेंट पूछते हो या फिर वीडियो आपको समझ नहीं आता, आप डायरेक्टली कमेंट करते हो। फ्रेंड्स ऐसे कमेंट आएंगे तो मैं किस किस को आंसर दूंगा। जो जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसको ज़रूरत है, उत्तर चाहिए, जिसको इस चीज़ का उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं उसका रिस्पांस देता हूं तो आगे वाले को फ़ायदा होता है। ऐसे फ्रेंड्स कमेंट देने से कोई मतलब वाली बात नहीं थी। अगर आप 5 मिनट वीडियो देख के नहीं निकाल सकते तो फ्रेंड्स कमेंट आप रख के छोड़ देते हो, मैं 1 घंटे बाद संभालता हूँ, तो उसका टाइम भी तो आपका वेस्ट ही होता है। तो प्लीज़ कृपया करके ऐसा मत कीजिए। अपन है एक ग्रुप है, अपनी एक कम्युनिटी है, अपन एक दूसरे को समझ के कोऑपरेट करके चलेंगे, इसलिए मैं अपना जो है सबका फायदा रहने वाला है। ओके, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आगे से आप ऐसा नहीं करोगे। वीडियो देखने के बाद फिर कोई क्वेरी लग रही है, मैं कोई चीज़ बताना भूल जाता हूँ, छूट जाती है, तो आप मुझे बेशक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछ सकते हो, बिल्कुल मेरे को कोई एलर्जी नहीं होने वाली। ओके, तो अगर फ्रेंड्स वीडियो के अंदर कोई चीज़ छूटे उसी को पूछना। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका नर्सिंग से रिलेटेड, ऑल ओवर कोई भी क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मेरी वीडियो से, मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से कहीं से भी क्वेश्चन हो, ऑल ओवर कहीं भी आपने पढ़ा हो, किसी टेस्ट सीरीज से, किसी बुक से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, आपको उसका रीजन नहीं मिलता है, तो आप मेरे को वो कमेंट कर सकते हो। कमेंट के अंदर मैं आपको रिस्पांस देने की पूरी कोशिश करूंगा विथ रीजन। अगर कमेंट के अंदर ऐसा नहीं हुआ पॉसिबल कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं सर मुझे तो इसका रीजनल चाहिए, तो नेक्स्ट डे का जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग से 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, आपकी क्वेरी सॉल्व जरूर की जाएगी। उस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। ओके, क्योंकि फ्रेंड टाइपिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है और समझने में आपको दिक्कत होती है, तो मैं ऐसे जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से ऐसे रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज का वीडियो। कैसा लगे वीडियो आपको है प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। और एक बात और है फ्रेंड्स, आज है अपने CRPF एग्जाम पैटर्न के हिसाब से है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मॉर्निंग के अंदर है अपने CRPF का एग्ज़ाम होना है अभी अपना, तो उसके फॉर्म फिल करने आज ही स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज मॉर्निंग के अंदर है अपन ने कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ भेजना है, कैसे करना है, कैसे DD ड्राफ्ट बनाना है, उसका एक स्पेशली वीडियो तैयार किया है। तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, 1 क्लिक के साथ में वहाँ से फॉर्म है डाउनलोड कर लो। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उस वीडियो को देखो और साथ साथ में अपना फॉर्म फिल करो, क्योंकि फ्रेंड्स CRPF ने साफ साफ लिखा रखा है नोटिफिकेशन के अंदर, अगर आपने माइन्यूट सी भी गलती की फॉर्म भरते टाइम तो वो खुद की जिम्मेदारी होगी आपकी, वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जो है वीडियो बनाए कि कैसे फॉर्म फिल करना है, तो मैंने है एग्जैक्ट आपको एक वर्ड का
मीनिंग बता के है, आपको फॉर्म फिल करने की टेक्निक सुबह बताई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो इससे पीछे का जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हो कि उसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा। थंबनेल के ऊपर ही लास्ट हेडिंग में ही दिख जाएगा आपको कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है, कहाँ भेजना है, कैसे डीडी बनानी है, क्या प्रॉब्लम है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं ना, माइंड के अंदर क्वेश्चन मार्क आते हैं, वो सब के सब वहाँ पे सोल्व किए गए हैं। और आप अगर सामने आपकी वीडियो चलेगा और साथ साथ में फॉर्म फिल करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस भी नहीं बचेंगे। ओके, इसके बाद आप फॉर्म भेज देते हो, उसके बाद में आपका फॉर्म सही सलामत पहुंचा नहीं पहुंचा, कहाँ रुका, क्या हुआ, इस चीज़ से आपको अगर और क्वेरी सोल्व करनी है तो आप फॉर्म भेजने के बाद में है मेरे से कमेंट कर सकते हो। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा कि आपका है स्पीड पोस्ट से आप फॉर्म भेज देते हो, उसके बाद में फाइंड आउट पता कर सकते हो कि भैया आपका फॉर्म कहाँ पहुंचा है। इसके ऊपर आपको टेक्निक बता दूंगा जिससे आप है खुद का इवाल्युएशन, खुद के फॉर्म का फाइंड पता कर सकते हो कि मेरा फॉर्म एग्जैक्ट पहुंचा नहीं पहुंचा, बीच में रह गया, क्या हुआ। ओके, तो आपका है अच्छा सा रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। अपनी कंटिन्यू रखना स्टडी बिना